हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ड चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि केरला हाई कोर्ट ने पेंशन बढ़ोतरी का जो फैसला दिया है उसके तहत ईपीएफओ के लिए बढ़ी हुई पेंशन दे पाना संभव होगा या नहीं, इसके रिगार्डिंग एक अपडेट निकल के सामने आई है, जिसके बारे में कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले करूंगी एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस रेड कलर के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं उस अपडेट के बारे में। पेंशन का पेज, ईपीएफओ के लिए लगभग नामुमकिन है नए नियम से पेंशन दे पाना। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन में भारी वृद्धि का रास्ता साफ किया तो कर्मचारियों में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि वे किस तरह यह गोल्डन पेंशन पा सकते हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि पहली नजर में इतनी पेंशन दे पाना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के लिए असंभव है। वह कर्मचारी जो उसके योगदान से कई गुना ज्यादा पेंशन नहीं दे पाएगा। दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सही तरह से कैलकुलेशन की जाए और सरकार का सहयोग हो तो कोर्ट का आदेश अमल में लाना असंभव भी नहीं है। गौरतलब है कि केरल हाईकोर्ट ने ईपीएफओ को ऑर्डर दिया था कि वह रिटायर हुए कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी बेसिक प्लस डीए के हिसाब से पेंशन दे। ईपीएफओ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। ऐसे में ईपीएफओ से ज्यादा पेंशन को लेकर अब कर्मचारियों को काफी उम्मीद है, लेकिन सवाल है कि क्या वह इतनी पेंशन दे सकता है। कैसे मिल सकेगी फुल पेंशन? टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन के अनुसार फुल पेंशन चुनना एम्प्लॉय का अधिकार है। अगर वह फुल पेंशन का ऑप्शन चुनता है तो पेंशन कर्मचारी द्वारा सेवा के वर्ष और रिटायरमेंट के वक्त जो वह सैलरी उठा रहा था उसके आधार पर तय होगी, यानी मंथली पेंशन बराबर है आपकी नौकरी में सेवा के वर्ष को अगर आपकी अंतिम सैलरी से गुणा करके 70 से भाग दिया जाए तो आपकी मंथली पेंशन की गणना हो जाएगी। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अगर किसी की सैलरी बेसिक प्लस डीए साल 1999-2000 में 10,000 रुपए प्रति माह थी और हर साल उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई तो उसकी सैलरी आज 61,159 रुपए होगी। इस उदाहरण में आप रिटायर होने वाले व्यक्ति को कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अगर किसी की सैलरी बेसिक प्लस डीए साल 1999-2000 में 10,000 रुपए प्रति माह थी और हर साल उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई तो उसकी सैलरी आज 61,159 रुपए होगी। इस उदाहरण में आज रिटायर होने वाले व्यक्ति को 61,159 रुपए के आधार पर पेंशन मिलेगी, लेकिन इसके लिए ईपीएफओ इनकार कर रहा है। वैसे यहाँ उदाहरण में दिए गए कर्मचारी को ज्यादा पेंशन मिल सकती है, बशर्ते वह ईपीएस में अपनी तरफ से पैसा जमा करे ताकि पिछले वर्षों में ईपीएस में जो कमी रही वह पूरी हो सके। इसके लिए उसे एक बड़ी रकम अपने ईपीएफ कॉर्पस से ईपीएस में डाइवर्ट करना होगा। यहाँ के उदाहरण में कर्मचारी को पिछले 20 वर्षों के लिए 4 लाख रुपए का अतिरिक्त योगदान ईपीएस में करना होगा। चूंकि इसमें ब्याज भी एक हिस्सा है, इसलिए असल में उसे कुल 8 लाख रुपए के करीब देना होगा। ऐसी स्थिति में उसे 17,474 रुपए मंथली पेंशन मिल सकती है, जबकि पुराने नियमों के तहत उसे 4,285 रुपए ही पेंशन मिलती है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद पेंशन का लाभ, सेवा के वर्ष। देखिए, अगर आपने 33 साल सर्विस की है और अंतिम सैलरी बेसिक प्लस डीए 50,000 रुपए है तो पहले आपको उस पे पेंशन मिलती थी 5,180 रुपए। तो ऑर्डर के बाद अब पेंशन मिलेगी 25,000 रुपए। अगर 30 साल जॉब की है तो पहले उस पे पेंशन मिलती थी 4,525 रुपए, अब मिलेगी 22,857 रुपए। अगर आपने 25 साल जॉब की है तो उस पे पहले मिलती थी 3,425 रुपए और अब मिलेगी 19,225 रुपए।
अगर आपने 20 साल जॉब की है तो उस पे पहले आपको मिलते थे 2100 रुपए और ऑर्डर के बाद अब मिलेगी 14,285 रुपए। इसी तरह से अगर आपने 33 साल सर्विस की है और बेसिक सैलरी जो आपकी वो 1 लाख रुपए है, तो उस पे पहले आपको पेंशन मिलती थी 5,180 रुपए, लेकिन ऑर्डर के बाद अब मिलेगी 50,000 रुपए। उसी तरह से अगर आपने 30 साल की सर्विस की है तो आपको उस पे मिलती थी 4,525 रुपए और अब मिलेगी 45,714 रुपए। यहाँ सैलरी और पेंशन की गणना महीने के आधार पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, समस्या कहाँ है तो देखते हैं। फाइनेंशियल कोच कार्तिक झवेरी के अनुसार इतनी पेंशन देना असंभव सी बात है। दरअसल पेंशन फंड में योगदान ही कम होगा तो आपको ईपीएफओ पेंशन कहाँ से देगा। अभी आपके नियोक्ता द्वारा पीएफ योगदान में जो 12% दिया जाता है उसका 8.33% यहाँ अधिकतम 15,000 रुपए की सालाना सीमा है का योगदान ईपीएस के पेंशन फंड में जाता है। बची हुई रकम आपके पीएफ में जमा होती है। अगर सीमा हटा भी ली जाए तो भी वह योगदान इतनी ज्यादा पेंशन देने में असमर्थ होगा। टैक्स एक्सपर्ट मानते हैं कि हालिया फैसले को लागू करना कैलकुलेशन के हिसाब से मुश्किल है। ऐसे में ईपीएफओ द्वारा असमर्थता जताने के बाद इस फैसले की समीक्षा करनी पड़ सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आज किसी की सैलरी 20,000 रुपए महीना है तो बिना कैप के उसका ईपीएस में योगदान नियोक्ता के 12% का 8.33% होगा। हर साल उसकी सैलरी में 10% का इजाफा होता है तो उसका ईपीएस योगदान 25 साल के बाद 20 लाख रुपए बनेगा। 25 साल के बाद उसकी सैलरी बेसिक प्लस डीए 2 लाख रुपए होती है। तो पेंशन की गणना मंथली पेंशन बराबर नौकरी के कुल साल गुना आपकी अंतिम सैलरी बटे 70 के हिसाब से उसे 70,000 रुपए तक की पेंशन मिलनी चाहिए। मतलब कोर्ट के अनुसार हर साल 8,40,000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए, जबकि उस कर्मचारी का योगदान ईपीएस में कुल 20 लाख रुपए ही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ईपीएफओ इतनी पेंशन कहां से। ईपीएफओ कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से लगभग 5,000 रुपए मासिक पेंशन ही दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पेंशनर के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।